हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है या नहीं है। तो ऑब्जेक्शन इसमें कहता है कि पार्टीज टू अ डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि दो पार्टीज़ हैं, कोई भी उनके बीच में किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद है तो उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वो क्या है, आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसका रीज़न क्या बताया है कि देयर आर एफिशिएंट कम्पिटेटिव मार्केट्स। जो मार्केट्स हैं, कम्पिटेटिव मार्केट्स हैं, वो क्या है, कुशल हैं, एफिशिएंट हैं। एंड नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जो रीज़न है ये एजेशन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता कौन सा है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं ये। ठीक है। और यहाँ से हम इसकी जो रेंज है उनको देखते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है ये। 1 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं इसका। ये इस तरह से होता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो मापते हैं। ठीक है, यहाँ है ओ, यहाँ हम लेते हैं माइनस की वैल्यू, -3, -2 एंड -1। और यहाँ पे +1, +2 एंड +3। अब हमें क्या एरिया पूछा है, हमें 1.96। अब इसमें 1.96 जो है वो कौन से उसमें आना चाहिए, कौन से एरियाज में आता है, वो आता है 1 और 2 के बीच में आएगा ये। ठीक है, यानी 2 से ये थोड़ा सा कम है, 0.4 जो है वो ये कम है, तो ये किस बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है वो कितने परसेंट पे मापा जाता है, ये है 95.45 समथिंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी 95। उसके बाद अगर 1 से कम है ये वैल्यू जो है, अगर 1 से कम आती है तो ये वाला एरिया आएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 68.26। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी होती है। और इसकी जो वैल्यू है वो -1 और -1 से -3 और +1 से +3 के बीच में होती है। ठीक है, और जो वैल्यू है वो दोनों साइड सेम रहती हैं। ठीक है, अगर माइनस में है तो भी यहाँ पे अगर 1 और 0 के बीच में आता है तो ये वैल्यू रहेगी, 1 और 2 के बीच में आता है तो 95.45 रहेगी, और +2 और 3 के बीच में आता है तो जो वैल्यू है वो 99.73 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें याद रखनी होती हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग मार्केट्स फ्रॉम लीड्स टू द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें जो साधनों का अनुकूलतम आवंटन होता है, कुशलता से उसका क्या है, एलोकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट कंपटीशन में ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का सही प्रकार से एलोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें मिलाना है सबसे पहले मार्जिनलिस्ट रिवैल्यूएशन, यानी सीमांत क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो ये दिया था जेवेंस ने। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लायर एसिलरेटर मॉडल, ये किसका है, सैम्यूल्सन का है। नेक्स्ट है ISLM मॉडल, ये हिक्स ने दिया था, हिक्स का आ जाएगा। नेक्स्ट है रियल बिजनेस साइकिल्स, ये क्या है, रॉबर्ट जे बोरो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, यानी ए जो है वो आता है जेवेंस, यानी ए थर्ड पे। अब ए का थर्ड है तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, बचते हैं 1 और 3। अब नेक्स्ट बी का देखते हैं, मल्टीप्लायर एसिलरेटर आता है सैम्यूल्सन, यानी 1, तो 1 आता है ए ऑप्शन में, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन पिलर्स ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स। अब बेसल 3 नॉर्म्स जो है ये बेसिकली है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या 1975 में एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल,
बेसल जो है ये शहर का नाम है, ठीक है। इस शहर में क्या था, एक बैंक था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको BIS के नाम से जाना जाता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसे 1930 में स्थापित किया गया था इस बैंक को। तो इस बैंक में क्या थे, इस समय जो सेंट्रल बैंक थे, सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स के रूप में इसको जाना जाता था। तो इस बैंक ने क्या किया, G20 समूह, जो G20 है, G20 हमारा जो समूह है, एक G7 है, इस तरह सारे समूह जो हैं, इसमें एक G20 समूह जो है ये केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का नाम रखा था BCBS, यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ठीक है। बैंकों का जो हमारे इंटरनेशनल बैंक हैं उनका मैनेजमेंट और उनकी जो पर्यवेक्षण नीतियां थी उनको एक रूपता लाना, उन नीतियों में एक रूपता लाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये समझौता हुआ था, ये मीटिंग हुई थी, इसी समझौते को क्या है, बेसल समझौता या फिर बेसल एकॉर्ड के नाम से जाना गया। और इसमें अभी फिलहाल इसमें क्या है, 3 टाइप के बेसल्स हैं, ठीक है, बेसल्स 3 टाइप के बेसल्स हैं, बेसल 1, बेसल 2। इसके बाकी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे कि बेसल 1 में क्या आता है, बेसल 2 में क्या आता है, बेसल 3 में क्या आता है। इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें इसको अच्छे से समझाया जा सकता है। अब इसका सीधा पूछ लेते हैं। इसमें पूछा है कि पिलर ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स, बेसल 3 जो नॉर्म्स है उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को यूज़ किया जाता है, सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, मार्केट डिसिप्लिन भी इसमें क्या है, इंक्लूड किया जाता है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, हमारा ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि जो हमारा स्वायत्त निवेश जिसको हम बोलेंगे, स्वायत्त निवेश जो है वो किससे रिलेटेड है, इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। सबसे पहले है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, प्रौद्योगिकी का जो स्तर है उसको इंक्लूड करते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी प्रत्याशा, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल सही है, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है द इन्वेंट्री अप्रोच टू द ट्रांजेक्शन डिमांड सजेस्ट दैट द ट्रांजेक्शन कंपोनेंट्स द डिमांड फॉर मनीज, यानी कि जो इन्वेंट्री अप्रोच है जो बामोल ने दी थी, इन्वेंट्री अप्रोच बामोल द्वारा दी गई है, तो उसमें इन्होंने डिमांड फॉर मनी जो है उसका कंपोनेंट जो है वो किसके साथ रिलेट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डिमांड फॉर मनी जो है वो किससे रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेरोड्स ग्रोथ मॉडल गिवन एज अंडर, हेरोड के ग्रोथ मॉडल है उसमें हमें ये दिया हुआ है, ST इक्वल टू दिया हुआ है, IT इक्वल टू दिया हुआ है, एंड S इक्वल टू IT। तो इसको हम सोल्व करते हैं। मान लो हमारे पास जो है ST जो है वो दिया हुआ है AYT, ठीक है, और IT दिया हुआ है BYT माइनस YT माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि जीरो ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा जो है वो लेस देन 1 है, इसके बीच में इसकी वैल्यू आएगी, और दूसरा जो है बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ग्रोथ की कंडीशन इसमें बताना है कि इन द मॉडल ग्रोथ कंडीशन इज, ग्रोथ वृद्धि की जो शर्त है वो कौन सी होगी। तो इसमें हम ये दो जो स्टेटमेंट हैं इन दोनों को इक्वल रख के सोल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके जो बीटा वाली इक्वेशन है वो एक साइड ले लेंगे, और जो अल्फा वाली है या YT वाली है उसको एक साइड करके इसका कॉमन लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी B/B माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो जनांकीय लाभांश है, डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, जो हमारा जनांकीय लाभांश है वो इनमें से
कौन सा सही है। तो सबसे पहले है एन इंक्रीज इन सेक्स रेट, यानी कि जो लिंगानुपात दर है उसका बढ़ना। डिक्लाइन द TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होना। एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन जो है उसका बढ़ना। तो नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, बिल्कुल राइट आंसर इसका यही होगा। यानी कि जब जनांक के लाभांश हमें कब होगा, जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है, वर्किंग एज वाली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, तब हमें क्या है, लाभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट गिवन बिलो आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द M4 मनी सप्लाई ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि M4 में इनमें से कौन से ऑप्शन जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। M4 में सबसे पहला आता है ब्रॉड मनी, M3 बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, बिल्कुल सही है। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A एंड B जो है इसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसको इसमें कोई यूज़ नहीं होता इसका। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है और ये टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको तो आप बिल्कुल ये है कि माइंड में फिक्स ही कर लो, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो डिकी फुलर टेस्ट है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिकी फुलर टेस्ट आता है स्टेशनरी के लिए। ठीक है, उसके बाद बॉक्स जैंकिंग जो है, बॉक्स जैंकिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, बॉक्स जैंकिंग फोरकास्टिंग के लिए, ग्लेजर टेस्ट हिट्रोसिडास्टिसिटी के लिए, और जो ग्रेंजर टेस्ट है ये कोजल्टी के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी ए का डिकी फुलर स्टेशनरी, ए 4th बिल्कुल सही। अगर हमें एक ही पता है, डिकी फुलर का पता है, तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में अभी भी छिपी हुई बेरोजगारी जो है विद्यमान है या अभी भी है, और इसका रीज़न क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज़ क्लोज टू ज़ीरो, बिल्कुल सही है कि यानी कि जो कृषि की उत्पादकता है उसका जो मार्जिन है वो क्या है, ज़ीरो के समीप आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर सही है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक इज़ यूज टू, अब बूट स्ट्रैपिंग जो है एक टेक्निक है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ बेसिकली जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स लेते हैं या सैम्पल्स लेते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैपिंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑब्टेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट फिर एडजस्टेशन रीजन का क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आरबीआई राइजेज द रेपो रेट, यानी कि जब मुद्रास्फीति टेंडेंसीज होती हैं तो आरबीआई इसको नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए क्या करती है, रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, और अभी करंट की सिचुएशन क्या है, मार्केट में क्या है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, यानी मंदी की सिचुएशन है। ठीक है, इसके बिल्कुल उलट है, तो रेपो रेट जो है, रेपो रेट क्या है, बिल्कुल कम, यहाँ पे रेपो रेट क्या है, यहाँ पे बढ़ाने की बजाय इसको कम करेंगे, और अभी जो रेपो रेट है वो कितनी है, बिल्कुल कम है, आई थिंक 4.44 है ये, बाकी अभी कंफर्म नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। रीजन क्या बता रहा है, वाई सो ड्यूरिंग आरबीआई विशेज टू कंट्रोल कंजम्पशन डिमांड, और इससे जो आरबीआई है वो क्या चाहता है, इसे चाहता है कि जो उपभोग मांग होगी वो क्या है, इससे नियंत्रित होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए और आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट हैज़ बीन डील्ड बाय, यानी कि जो बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण का जो भार है, उस समस्या किससे रिलेटेड है, कौन सी अर्थशास्त्री हैं जिनसे रिलेटेड है ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी आएगा इसमें एंड सी आएगा, यानी डोमर एंड पीगू से रिलेटेड है ये, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड विद द ग्रीन या फिर ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन सब्सिडी या फिर ब्लू बॉक्स या ब्लू सब्सिडी, ये किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ओनली इसमें आएगा। और इसमें जब जो WTO है ये बेसिकली 5 प्रकार की सब्सिडी देता है। ग्रीन, एक होती है ग्रीन सब्सिडी, एक होती है रेड सब्सिडी, एक ब्लू बॉक्स होता है, और 2 टाइप्स की और जो है वो सब्सिडी बताता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में करने की बजाय वन सेकेंड, तो इसमें जो WTO है वो 5 प्रकार की सब्सिडी देता है, ठीक है। तो ये सब्सिडी जो है किससे रिलेटेड है, ये WTO से रिलेटेड है। तो कुछ 59 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन इज़ पेंडिंग। इसको हम नेक्स्ट एक ही पार्ट में कवर कर देंगे। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।